नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के आज के इस विशेष अंक अनुभव में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे एक ऐसी शख्सियत का हमेशा परिचय कराते हैं जिनका कि देश विदेश और समाज में जिनके लिए कोई योगदान के साथ साथ वो रोल मॉडल का भी काम करते हों। तो आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय करा रहे हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र बहुगुणा, जो एक शूज़ बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक सामान्य पद से निकलकर अपने संघर्ष, अपने स्किल, अपने हुनर के बलबूते वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर पहुँचे। ऐसी शख्सियत का हम आज स्टूडियो में स्वागत करते हैं। मिस्टर बहुगुणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद दसमाना जी। बहुगुणा जी, बहुत लंबा अनुभव आपका, और मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि 89 ईयर्स की इस उम्र में आप जिस तरीके से ऊर्जावान हैं हमारे युवाओं के लिए, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा देगी। लेकिन शुरुआत आज इस चर्चा में आपका बचपन कहाँ बीता और परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ अपने अनुभव साझा कीजिएगा। मेरा जन्म 21 अक्टूबर 1937 को बुगानी गांव में हुआ जी, और मैं 10 वर्ष के आयु तक बुगानी में ही रहा जी, और 1947 7 जुलाई को मैं पौड़ी आया। जी, पौड़ी में मेरी शिक्षा शुरू हुई मॉडल स्कूल में, जहाँ मेरे पिताजी भी अध्यापक थे, जी, कमलादत्त जी। कमलादत्त जी। और उसके कुछ दिन बाद ही स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त के पौड़ी में गवाह भी रहे आप। हाँ जी। तो उस दिन गांव से सीधा पौड़ी तो हमारे लिए तो ऐसा था जैसे आज कोई देहरादून से दिल्ली जाए। जी जी। तो पर उसका अनुभव उस दिन का 14 तारीख की रात, जी। पौड़ी के जितने भी विद्यालय थे, कुछ कर्मचारी थे, वो सब मार्च पास्ट शुरू हो गया था करीब रात को 11 बजे। अच्छा, रात को ही? हाँ जी। और वो फिर वो एजेंसी के पास से शुरू हुआ। जी जी। और अपर मार्केट जिसको कहते हैं, अपर बाजार, जी हाँ। तो वहाँ से होता हुआ वो कचहरी धारा रोड और फिर स्टेशन तक गया। ठीक। जी जी जी। और 12 बजे, क्योंकि उससे नेहरू जी ने घोषणा की थी रात को 12 बजे स्वतंत्र हो गए थे। जी जी जी। तो उस समय पौड़ी में काफ़ी एक्टिविटी हुई। जी जी जी। और रामलीला ग्राउंड में भारत माता का एक चित्र और राष्ट्रीय गान बड़े ओत प्रोत के साथ में हुए। ये बड़ी बात है कि आप आज़ादी के उस दौर के भी नायक रहे हैं जिन्होंने सामने देखा। हाँ। लेकिन आगे की शिक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे, फिर किस तरीके फिर मैं मॉडल में, मैं तब मिडिल स्कूल जो था वो 7वीं तक होता था। जी। आजकल तो 8वीं तक 8वीं होता है। जी जी। तो वहाँ से 7वीं कक्षा पास करके फिर मैं मेसमोर इंटर कॉलेज में गया। जी। तो वहाँ मैंने 3 वर्ष बिताए। जी जी। और फिर उसके बाद GGIC मसूरी में मैंने इंटरमीडिएट किया। जी। और फिर देहरादून DAV कॉलेज से BA और MA। जी। MA मैंने अंग्रेजी साहित्य से किया। ये आपकी जो शिक्षा थी, और इसके बाद आप दिल्ली जाना चाहते थे सिविल सर्विस की तरफ, उस तैयारी में रहे। तो मैं आपका जो पूरा CV देख रहा था, आपके जो समकालीन थे, आप लोहियावादी विचारधारा से काफ़ी नज़दीक अपने छात्रों के बीच बड़े लोकप्रिय थे। कुछ उसके बारे में बताएंगे? ये यात्रा देहरादून से ही शुरू हो गई थी। जी। कि देहरादून में उस समय काफ़ी लोग थे जो इस विचारधारा के साथ थे, जुड़े हुए थे। शायद MN रॉय भी उसी दौर के थे। नहीं, MN रॉय तो बहुत सीनियर थे। जी जी। पर MN रॉय तो उस समय रूस में थे पहले। रूस में थे। जी जी। तो रूस में, और जब वो पूरी बंगाल से थे, जी, तो वो जब अपने गांव गए, जी जी, तो वहाँ से एक लड़के को ले आए, RM पाल। जी। तो वो उन्होंने घर में भी रखा और फिर उसको शिक्षा भी दी। जी। तो फिर वो भी उस समय MN रॉय जो थे वो रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे। और उनका एक पाक्षिक पत्र भी निकलता था, ह्यूमनिस्ट। हाँ। जी जी। तो फिर ये मुझसे एक क्लास बड़े थे। अच्छा। पर इनसे मैं नज़दीक आ गया, तो इनसे काफ़ी प्रेरणा मिली, और वो मेरा जीवन भर उन साथ में संबंध बनाना। और लोहिया जी के साथ और उनके विचारधारा के, जब हम दिल्ली गए और दिल्ली से जब मैंने फरीदाबाद ये नौकरी शुरू की, जी जी,
तो शनिवार इतवार को छुट्टी होती थी। जी जी। तो तब मैं दिल्ली आया करता। उस समय कुछ लोग और मिल गए, जैसे कमलेश थे। जी जी। कमलेश इन लोगों से जुड़े हुए थे बहुत, जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया जी से भी, ये लोहिया जी से और मधुलिमा से। मधुलिमा जी जी। तो कई बार ये होता कि मैं बैचलर था, जी तो मैं दिल्ली फ्राइडे शाम को आ जाता और सोमवार सुबह वापस जाता। तो इसमें बहुत लोगों से मिलना जुलना होता। जी जी। उसी दौरान कमरे से एक बार मुझे लोहिया जी के यहाँ ले गए। जी। तो लोहिया जी के साथ में जो एनेक्सी थी, जी जी, उसमें ओम प्रकाश दीपक रहते थे और 2 अखबार छपते थे, हिंदी में चौखंबा और अंग्रेजी में मैनकाइंड। तो तब मैंने दूर से ही उसी लोहिया जी को देखा। बात करने का मौका कम ही मिला होगा। जी जी। पर शाम को ये बात थी जो आज के युग में नहीं है। उस समय शाम को 6 बजे के बाद उनके लॉन में साथ बैठा करते थे हीरेन मुखर्जी, जो मुझे याद है, सत्यनारायण सिंह, भूपेश गुप्ता, जी, तो लोग आते थे और चर्चा होती थी। सारे विचारक लोग थे समकालीन। हाँ, जी, कोई कटता नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि उनके यहाँ जो भोजन बनता था वो चने की दाल और रोटी। जी। तो एक दिन उनको चाय देने के बाद वो हमारी तरफ आया हंसते हुए। कमलेश ने पूछा, भाई आज हंस क्यों रहे हो? क्या साहब आज बड़े मूड में है। अच्छा। तो क्या क्या हुआ? जी। साहब ने कहा, भाई आज जो है हमारा दाल में तड़का लगा लो। तो उसमें साहब की घी तो है नहीं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई कड़वा तेल तो है। कड़वा तेल तो मेरे भाई, इस देश में कितने लोगों को वो भी मैसर है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो देखा कि फिर एक आध रात में वहाँ रुका भी, वो कई कमरे थे वहाँ ओम प्रकाश दीपक के पास। जी जी। तो मैं ये तो वो 3 बजे तक पढ़ते थे रात को, और फिर 8 साढ़े बजे सुबह उठते थे और फिर उसमें 4 कप चाय पीते। अधिकतर विचारकों के साथ और लेखकों के साथ ये रहा। उनके पास कपड़े थे, एक थैला था, एक छाता था, 2 धोती और 2 कुर्ता, एक चप्पल। जी, बहुत साधारण जीवन। बहुत साधारण जीवन। जी। जब उनका देहांत हुआ तो उस दिन मैं फैक्ट्री में रात की ड्यूटी में था। तो जब खबर आई, मैं लगातार संपर्क में था। जी। तो जो आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, तो उसका नाम वेलिंगटन हॉस्पिटल होता है। वेलिंगटन। जी जी। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ राजनारायण रात दिन उनके साथी सेवा में लगे रहते। फिर वहाँ के उनकी शव यात्रा शुरू हुई। जी जी। हजारों लोग उतर गए। हम भी वहाँ से पैदल गए निगम बोध घाट तक। फिर वहाँ जो शोक सभा हुई, उसमें कामराज थे, उसमें तारकेश्वरी सिन्हा थी, और तारकेश्वरी सिन्हा तो फूट के रोल लग गई। जी जी। तो ये था मेरा। उसके बाद काफ़ी लोगों से संपर्क रहा। बोगना जी, ये मैं यही कह रहा था ना कि आप शिक्षा के साथ साथ जो ये राष्ट्रीय परिदृश्य था हमारा, और इस विचारधारा के लोगों के साथ आपका बड़ा निकट का संपर्क भी रहा। ये जहाँ तक नौकरी का संबंध है, ये यात्रा कब से शुरू हुई और किस तरीके से हुई, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइएगा। 1965 में मैंने वो फरीदाबाद में फैक्ट्री जी जी ज्वाइन की। जी। और उस समय काफ़ी लोगों को बड़ा धक्का सा लगा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहा। तब पूंजीवाद के खिलाफ ज़्यादा लोग मुखर होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ ही मेरी अपनी नौकरी अपनी जगह थी, विचारधारा अपनी जगह है, तो वो चलता रहा वहाँ से। तो पहले तो लगा कि मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, फिर मैंने सोच लिया कि रहना ही है। फिर मैं वहाँ से फिर 1970 के 27 नवंबर को जी जी मैं, उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट पे भेजा उसी कंपनी की। जी। जो 65 कंट्रीज में एक थी कंपनी। बिल्कुल। तो मलेशिया में एक फैक्ट्री है। जी जी। तो वहाँ मैं गया। जी। फिर वहाँ मैं 6 महीने रहने के बाद आया। तो उस समय ये होता था इन बड़ी कंपनियों में जी जी कि बाहर भेज के वो देखते थे कि भाई वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। एक्सपीरियंस भी आया। हाँ। और स्किल तो भी उसके बाद जो लोग उनको लगते थे कि ये ठीक हैं, तो उनको फास्ट ट्रैक पे रखते थे। तो इसी ट्रैक में मैं आ गया और 15 साल में मैं जनरल मैनेजर हो गया, जो
बहुत कम बनते थे। तब तक कोई नहीं हुआ था यहाँ, उस समय कोई हिंदुस्तानी तो था ही नहीं। और मुझे आज भी याद है कि वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट यहाँ भेजी, जी जी, जो मुझे वहाँ तो उन्होंने नहीं बताई पर यहाँ बताया गया, जी जी, इफ कंपनी हैज started producing people of organized caliber, okay, then we in Far East do not find any reason why company India should find any difficulty in running either their administration or factory. तो आगे मेरा सीधा प्रमोशन हो गया। भगोना जी, मैं ये देख रहा हूँ कि इधर आप टेक्निकल डायरेक्टर रहे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी और मजदूर संघों के साथ भी बड़ा एक कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलता था। किस तरह का कलकत्ता और जब भारतवर्ष के किन क्षेत्रों में आपने इनकी फैक्ट्रियां स्थापित की, क्या अनुभव है हमारे दर्शकों के लिए साझा करेंगे? आज लगता है कि विचारधारा से ही ये मैं प्रेरित था जी, कि मेरे मन में आता था कि ये संयोग की बात है कि मैं आज इस कारखाने का वर्कर नहीं हूँ, आज मैं यहाँ मैनेजर हूँ। मैनेजर, पर मैं वर्कर भी हो सकता था और वर्कर मैनेजर भी हो सकता था। बिल्कुल, ये मन में रहा। तो इसलिए मेरे जहाँ भी मैं रहा 6-7 हमारी फैक्ट्रीज थी, कुछ मैंने शुरू की, कुछ पहले से ही थी, तो वहाँ मेरे संबंध यूनियन से बहुत ही अच्छे रहे। तो फिर उसके बाद 1978 में मुझे फिर एक असाइनमेंट पे भेजा गया, फैक्ट्री मैनेजर जो इंडोनेशिया में फैक्ट्री थी। ठीक ठीक, वहाँ काफ़ी जब छुट्टी होती थी तो वो मुझे भेज देते थे बाली, बांडुंग, अलग अलग जगह पे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। चीन भी गए उसी समय? चीन बाद में गए। अच्छा, चीन बाद। पर यहाँ जाके मैंने देखा कि जो उनका शहर के बीच में जी एक बड़ी 80 फुट की एक स्टैंड सा था, उसके ऊपर हनुमान जी हैं। अच्छा, और हनुमान जी जो है वो संजीवनी लेके जा रहे हैं। अरे, इंडोनेशिया में? इंडोनेशिया में। फिर वहाँ के जब होटल में हम ठहरे पहले, जी जी, तो वहाँ देखा कि रामायण से अशोक वाटिका, तरह तरह के दृश्य वहाँ पूरे होटल में, ये सारे इंडोनेशिया में था। वैसे इंडोनेशिया भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित भी रहा है। ये देखिए, ये पूर्ण रूपेण हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र, और ये मलेशिया भी था और सुदूर पूर्व के एशिया के देशों में। तो जब मैं फैक्ट्री के राउंड पे जाता था तो देखा कि जो लेडीज टॉयलेट है उसका नाम था वनिता, और वर्कर का नाम भी विद्यावती, सरस्वती, इस रंग के नाम थे। उनकी एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस। और उनके जो एक नोट है सबसे ज़्यादा, वहाँ करेंसी बहुत वीक थी। जी जी, उस पे गणेश जी की फोटो थी। गणेश जी, वो आज भी है। आज भी है। ये बड़ा ये है समन्वयवादी। हाँ। लेकिन भारतवर्ष में जो खासकर कलकत्ता, बाटानगर से और पटना, ये सबका एक्सपीरियंस जो आपका सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मैं समझता हूँ, ये टाइम रहा होगा आपका। जो कलकत्ता के पास जो फैक्ट्री थी जी, वो 1936 में शुरू हुई थी जी, और बदलते परिप्रेक्ष्य में जी, इस बहुराष्ट्रीय कंपनी की वो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। और ये 400 एकड़ में बनी हुई थी। इसमें 6 स्कूल थे, इसमें सिनेमा घर था, 80 बेड हॉस्पिटल था। तो उसका अनुभव तो ये रहा कि जब मैंने जिस दिन चार्ज लिया, मैं उस फैक्ट्री में पहले कभी काम नहीं किया था। जी जी, तो जिस दिन मैंने चार्ज लिया 21 जनवरी 1985 को, जी जी, तो 4 घंटे के अंदर मेरा घेराव हो गया। जी जी, और मेरे ऑफिस में बाहर से घेराव नहीं हुआ, वो आके बैठ गए और वो चला करीब 9 घंटे। जी जी, और मैं अकेला था तब तक गेस्ट हाउस में। बच्चे तो क्योंकि उनको अपना साल पूरा करना था तो पटना में थे। पटना में थे। अब मैं क्या करूं, तो मैं फिर मन ही मन में गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया। बाद में मुझे पता लगा कि वो मुझे बताना चाहते कि बेटा तुम यहाँ आए हो तो यहाँ ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। जी जी जी, तो हो गया, ये कई बार हुआ। तो उसमें ये था कि ये टेलीफोन समस्या बड़ी जटिल थी, ठीक तरह से काम नहीं करता। हेड ऑफिस कलकत्ता में था, फैक्ट्री यहाँ थी। तो इसलिए वायरलेस सेट पे एक आदमी 24 घंटे यहाँ रहता था और एक वहाँ हेड ऑफिस में। इस पूरी यात्रा में खास आपका जो व्यक्तिगत अनुभव रहा, खासकर जैसे पटना में, नई जगह और जगह कहाँ कहाँ आपने ये इस्टेब्लिश की? ये पटना के बाद मैं
कई कोर्सेज में जाता था। हाँ, किस तरह के कोर्स क्या? हाँ, वही टेक्निकली होते पहले। जी जी। और फिर उसमें उस समय ये था कि भाई आप कोर्सेज में भी जाएं और आपको जहाँ जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें विजिट भी होती। जी जी। तो उसी समय में यूरोप के देशों में सब जगह तो फैक्ट्रियाँ थी, जी जी, कंपनी थी। जी, तो जी, ये जी। उसमें सारे देशों के लोग होते थे सभी। हाँ, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश से हैं, जी जी, और यूरोपीय देशों के हैं। जी जी जी, तो ये चलता रहता बीच बीच में। जी जी। तो फिर उसके बाद मैं पहली बार 83 में मैं नॉर्थ अमेरिका गया, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर टोरंटो में था। ओके, अच्छा। तो जब आ गए यहाँ पे लेके, तो फिर ये पटना की फैक्ट्री आपने जिक्र किया, तो 10 साल से बंद पड़ी थी। लॉस चल रही थी। जी जी। तो मैंने इसको 6 महीने में इसको प्रॉफिट पे ले आया। प्रॉफिट पे लिया। फिर वो आए जो उसके मालिक लोग थे, मेजर शेयर होल्डर, जी जी जी। देखा दाखा। अब बाड़नगर में प्रॉब्लम, सॉरी, हाँ, मतलब जो कलकत्ता की फैक्ट्री जी थी, जी जी जी। उसमें बहुत समस्याएं थी। हाँ हाँ। तो इन्होंने मुझे वहाँ से फिर कहा कि साहब आप वहाँ जाओ। तो यहाँ मुझे साल भर भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा भाई बच्चों की पढ़ाई है, ये है, जो भी है, वहाँ मैं गया। तो वहाँ से फिर एक घेराव शुरू हुआ। जी 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 फिर वो चलता रहा, ये रहा, फिर कई समस्याएं आई। जी। वो पटना से ही चला गया था मैं, तब ये हो रहा था कि भाई हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जी जी जी। फिर उसके बाद में वो था कि जिसमें मार्जिन नहीं है जिस प्रोडक्ट में, जी जी। तो उसको वहीं बनाओ जहाँ की मार्केट है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी बचेंगे। और इंटरेस्ट भी बचेगा, बिकॉज 1-2 हफ्ता जो रास्ते में जो होता है ट्रक, तो वो बचेगा। तो नाडियाड में एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, जी जी। वो मैंने अपनी एक टीम के साथ शुरू की। अच्छा, नाडियाड में भी। फिर मैं फरीदाबाद आया, फिर ऐसे एक बेंगलोर में पड़ी हुई थी, जी जी पीनट इंडस्ट्रियल स्टेट में। जी जी। फिर मैं वहाँ से वापस आया। तब उसके बाद मैं फिर बेंगलोर रहा कुछ दिन। जी। तो एक बेंगलोर से फिर मैं दिल्ली आया, सैंडक डिवीजन में। तो मेरे वहाँ भी आप जनरल मैनेजर के पद पे थे हाँ, शायद। जी। तो मैं मतलब मेरा दिल्ली में भी मेरा घर हो गया, जी जी। बच्चे बेंगलोर में भी थे, और फिर मुझे कहा गया कि अब आप पटना जाओ। तो ये 3 जगह मेरे इस्टेब्लिशमेंट था। अच्छा, इस तरह के जो कि आपको परिवार की कठिनाइयाँ रही, बच्चों का बहुत रहा, शिक्षा में फ़र्क पड़ा, ये हुआ वो हुआ। जी जी। तो फिर वो इसके बाद इस बीच में मैं एक कोर्स होता था कंपनी मैनेजर का, जी जी। नॉर्मन को टोरंटो में होता, उसमें और जगह जाते, जी जी। कनाडा के अलावा USA और दूसरी जगह और कंट्री। जी। तो मुझे वहाँ भेजा गया। जी जी। वो तैयार कर रहे थे मुझे। जी तो ये सब कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद मैं फिर कलकत्ता आ गया। जी। और तब मैं 7 फैक्ट्री देख रहा था। जी जी। और एक फैक्ट्री मैंने ज़मीन लेके प्लांट लगा के शुरू की, हुसूर इंडस्ट्रियल इस्टेट में, ओके, तमिलनाडु में। हाँ। तो ये फिर मैं पहला भारतीय था जो इस पोजीशन में था, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर। फिर ये पहली बार हुआ कि मुझे होलसेल भी दिया गया। अच्छा, होलसेल में भी? तो होलसेल में 40% जो फुटवेयर था वो होलसेल से बिकता था, क्योंकि हर जगह दुकान नहीं खोल सकते। हाँ। तो उस ज़माने में 29 डिपो थे, जम्मू से लेके कालीकट तक और राजकोट से लेके गुवाहाटी तक। इसमें 240 होलसेलर थे और करीब 8,000 करीब रिटेलर। इस सब को मैनेज करना है बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा। हाँ, पर तब ये किस तरह का सामर्थ्य, किस तरह का, देखिए, ये होता था, घेरा हुआ, फिर एक जगह लॉकआउट भी करना पड़ा जो कभी हुआ नहीं था। जी जी जी। तो उसमें भी बहुत समस्याएं थी। जी। उस समय कुछ बहुत नज़दीक से इनके संपर्क में आए। जी जी। ज्योति बसु जी जी। लेबर मिनिस्टर थे, शांति घटक C2 के जनरल सेक्रेटरी थे, मनोरंजन रॉय। ये रिश्ता बहुत अच्छा था इनसे, और मैं सब कुछ साफ उनको बताता हूँ, उनको पसंद भी आता। जी जी जी। तो ये रहा, अच्छा ही रहा। फिर उसके बाद मुझे 2 साल का एक्सटेंशन जो मिला, जो कि यूजुअली मिलता नहीं था। जी जी। फिर मैं 3 सितंबर 2001 को देहरादून आ गया, जहाँ मैंने अपना घर बना लिया। रिटायर हो गए थे? रिटायर हो गए। जी। यहाँ आपने एक NGO ज्वाइन किया? हाँ, 2004 में। जी। किस तरह का काम था वो? ये पहले अंतर्राष्ट्रीय NGO था, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में था। जी जी। बाद में वो बंद हो गया। आप उसके हेड रहे यहाँ पे? मैं उसके वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस आदमी ने वो शुरू किया वो एक अमेरिकन था, डॉक्टर जैक क्रोचर। जी। तो डॉक्टर जैक क्रोचर 17 साल की आयु में वो पौड़ी में आए।
अच्छा। पीस कोर वॉलंटियर क्राफ्ट। हाँ, और फिर वो सरौली में पूरण सिंह के घर रहने लगे जी तब क्यार गांव में उन्होंने कुछ पैसा उनकी माँ ने अमेरिका से भेजा जी और कुछ पैसा अमेरिका के एक हाई स्कूल के बच्चों ने, जिन्होंने क्यार गांव में वो एक हाई स्कूल शुरू किया जी। फिर ये वापस चले गए। फिर ये एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है बॉस्टन में, बॉस्टन, यूके अच्छा बॉस्टन वाली है। तो इन्होंने किया। फिर उन्होंने पीएचडी की बायोडाइवर्सिटी वगैरह जी में। जी पर ये आते जाते थे। जी जी मेरे ख्याल से 1992 में ये आए। इनको कोई वर्ल्ड बैंक से कोई प्रोजेक्ट मिली जी जी तो उनसे कहा गया था कि भाई आप इसको केनिया में भी कर सकते हैं, आप भारत में भी कर सकते हैं और आप नेपाल में भी कर सकते हैं। तो उसमें उनके बोर्ड में काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। जी प्रेसिडेंट वेंकट रमन की लड़की लक्ष्मी वेंकटेश थी। जी जी रिबेरो साहब के जो पुलिस के थे डीजी, हाँ डीजी रे शर्मिला रिबेरो, उनका तो एमबीए कर रही थी तो उनका चयन तो अमेरिका में हो गया था। जी जी प्रभु घाटे थे बहुत। तो तब इनको लगा कि भाई ये यहाँ उत्तराखंड का तो कोई है नहीं। जी जी तो उन्होंने किसी से पूछा यहाँ कि भाई हमको एक आदमी चाहिए बोर्ड में यहाँ का हो। तो उससे पहले मैं उनसे मिल चुका था क्योंकि उन सज्जन चंदू गैरोला उनके घर में पार्टी थी जी जी और बातचीत हुई। तो कल मिले उनसे आप, जी तो आ गए हमारे घर। तो उन्होंने बताया कि ये है, तो फिर वो गढ़वाली बोलता है। अच्छा मेरे धर्मपत्नी ने पूछा कि आप चाय कैसे पियेंगे, कि गढ़वाली चाय गिलास में अच्छा और चीनी 2 चम्मच। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे उसे। तो मैंने कहा मैंने तो नाम नहीं सुन रखा है। जी जी मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं और काम नहीं करूँगा, पर मेरे मन में एक लालसा थी कि जिस धरती मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, अब जीवन के आखिरी पड़ाव में कुछ उसको दे सकूं। तो मैंने कहा साहब आप मुझे भेज दीजिए कागज़ जो आपका मेमोरेंडम है क्या है। उन्होंने भेजा। मैंने कहा सब ठीक है। तब से चला वहाँ से और मैंने भी सीखा कि मुझे एनजीओ का तो पता कुछ था नहीं। किस तरह की एक्टिविटीज़ थी ये इन्होंने क्या किया कि 6 जिले जी उत्तराखंड के गढ़वाल के, अच्छा गढ़वाल, और इसमें 700 गांव, जी उसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल इशू को लेकर काम किया। तब जो प्रोड्यूसर कंपनी उन्होंने की, जी जी उनके कई प्रोडक्ट थे जी जी और ये करीब इससे जुड़ गए थे 2500 लोग। अच्छा नहीं, और दूसरा था उनका सिल्क का। तो ये बांज के पत्तों से कोकून बना के और उसे सिल्क करना एक नई चीज़ थी एकदम। वो भी शुरू की, एरी सिल्क से किया, शहतूत से किया। और यहाँ उन्होंने जगह जगह उसके रेशा बनाना शुरू किया, उसे वीविंग बनाया, उससे सॉल बनते थे, कई चीज़ें बनती, प्रोडक्शन एज तक हाँ, काम हुआ। तो वो उसमें काफ़ी लोग थे। जी जी। और फिर उसका निर्यात भी होता था, कुछ वस्त्र बना के कुछ यूरोप में। हाँ यही मेरा कहना था कि उसके आजीविका संवर्धन के साथ उसका एक्सपोर्ट। तो फिर मैं 2016 के मैं प्रेसिडेंट हो गया। पर ये जैक रोजर जो है, जी जी, इनका आज भी लगाव है और साल में ये 2 बार आते हैं यहाँ पर। और जो भी गढ़वाल में शादी विवाह कुछ हो वहाँ जाते हैं और वो शादी विवाह में जैसे नाचते हैं वो ऐसे ही नाचते हैं। पूरी तरह से हमारी संस्कृति को आत्मसात हाँ, किया है कुछ ये इस तरह का। भगवान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सब के दौर में आपका परिवार और आपके बच्चे कहाँ हैं? अब क्या बच्चे तो मेरे बड़ा तो बेटा है जी, और 1970 में उनका जन्म हुआ और 1972 में मेरी लड़की का जन्म हुआ। कहाँ क्या कर रहे हैं अब, किस तरह अब से? उनका भी राज, जैसे मैं यहाँ बदलता रहा तो स्कूल बदलते रहे। जी जी जी, फरीदाबाद में थे, फिर बेंगलोर में थे, फिर पटना में थे, फिर क्योंकि आपके पुत्र विनय के बारे में सुन तो बहुत अच्छा गोल्फर रहा वो, और अब अमेरिका, वो तो यहाँ से 12वीं करके चला गया था। जी जी, तो वहाँ उसने फिर हायर एजुकेशन की, फिर वो गोल्फ शौकीन था जी, फिर वहाँ उसने सागा साउथ ईस्टर्न गोल्फ एसोसिएशन शुरू किया जी जी, मिल के 1-2 लोगों ने, उसमें भी रहा। फिर वो कहीं उसने MS किया, फिर उसने कहीं नौकरी की, कहीं अपना काम शुरू किया। उस एज ग्रुप में जी जी, वो USA में 8वें या 9वें नंबर का था 2 साल पहले। हाँ टॉप 10 में मैंने कहीं देखा कि उसका टॉप 10 में। तो एक बात भगोना जी मैं चाहिए चाह रहा, क्योंकि बुघाणी जी का आपका जन्म है और हेमती नंदन भगोना जी भी वहाँ रहे,
ये सबके बारे में किस तरह से सोचते हैं आपके, आप उस गांव से, उस विरासत से आते हैं? भाई हेमंत भोगनाथ जी का तो जो मुझे, और आप उनके नज़दीक, परिवार के भी नज़दीक हैं? परिवार के नज़दीक थे। उनका छोटा भाई मेरा समकालीन था। अच्छा। तो हम लोगों का अक्षर बोध साथ साथ हुआ, मुंडन सब कुछ साथ साथ हुआ। जी जी। तो आज मुझे उनकी सबसे बड़ी छवि है जो बहुत कम लोगों को याद होगा, हेमंत नंदन जी की। हाँ जी जी। ये जेल से जब छूटे जी तो ये पौड़ी आए, और पौड़ी से मेरे ख्याल से चौफिन साहब के घोड़े में बुगाने आए। हाँ, अच्छा, बुगानी में। हाँ, और सफ़ेद खादी का कुर्ता, इतने सफ़ेद उज्जवल वस्त्र तो हमने गाँव में देखे नहीं थे। जी 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 जी। और चूड़ीदार और वो टोपी। तो जब वो आए तो जैसे गांव में स्वागत होता है, सब कुछ हुआ। जी जी। उसके कुछ दिनों बाद वो 4-5 लड़कों को लेके उन्होंने देखा होगा कि हम गंदे हैं। जी जी। अच्छा। तो उनका छोटा भाई, मैं और एक डिग्गी पे ले गए हमको, और हमको उन्होंने नहलाया। और हेमंत नंदन भोगनाथ जी के छोटे भाई की बात बता रहे हैं आप मुझे? हेमंत नंदन की आया स्वयं? अच्छा, स्वयं। अच्छा, स्वयं भोगनाथ जी। अच्छा अच्छा। फिर बाद में तो बहुत रहा उनके साथ संपर्क। जी जी। और मृत्यु से पहले वो कलकत्ता में आए, तो मैं कलकत्ता में ही था। जी जी। तो मिलने गया उनसे, तो उनका उस दिन वो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के। जी जी। और भोजन पे उन्होंने जाना था ज्योति बसु के घर। तो गर्मी तो पड़ती कलकत्ता में। जी जी जी। तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक तो मैं जिसमें गया तो उसने कहा, तब ये एम्बेसडर में एसी कार नहीं आई थी, एसी थी नहीं उससे पहले। हाँ, तो शुरू हुआ था। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये रहे, आप जब तक हैं तो इसमें रहिए। जी जी। तो तब मैं उनसे रहा। फिर उन्होंने कहा कि पिताजी बीमार थे तो भाई साहब को देखने आऊँगा, पर नहीं आ पाए हो। आप अभी कुछ समय पूर्व तक भी इस एज में आप भी स्वयं बहुत अच्छे गोल्फर हैं, गोल्फ के अच्छे तो नहीं थे, पर कीन गोल्फर थे। इस उम्र में ये ऊर्जा का राज क्या है? नहीं, बहुत लोग हैं यहाँ पर। नहीं, आपकी उम्र में शायद। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो स्वस्थ रहने के लिए भोजन तो है ही जी, पर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड। और दूसरा ये कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, ये है। तो अब आप किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो इस समय आप इस उम्र में कर रहे हैं? कुछ सुबह उठ के तो अब घूमना कम हो गया, पहले मैं 8-9 किलोमीटर जी जी करता था। ट्रैकिंग में भी जाता था। जी जी जी। मैं मध्य महेश्वरी भी गया हूँ। एक चीज़ और, कुल मिला के भले ही काफ़ी अंतर हो गया, किस तरह का आप हमारे पहाड़ के जो युवक हैं, आपका जो अनुभव है वो किस तरीके से आप पहाड़ के युवाओं को, उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ अपनी राय देंगे? पहाड़ के लोगों को तो इंस्पायर करने की ज़रूरत आज नहीं है जी, क्योंकि जो मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ और टीवी पे देख रहा हूँ, ठीक ठीक ठीक, सुदूर गाँव के बच्चे भी जी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, मतलब आप संतुष्ट हैं? मैं वो संतुष्ट हूँ इसमें, लेकिन जो चीज़ खराब हो रही है यहाँ पर, जी जी, संस्कार की कमी हो रही है। ये माता पिता यहाँ पर बच्चों में संस्कार बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ उनको छूट भी ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक, मैं अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। भोगनाथ जी, आपसे बातचीत करने का तो बड़ा लंबा मैंने बहुत अनुभव है, लेकिन समय सीमा चूँकि कार्यक्रम की समाप्त हो रही है, आप हमारे स्टूडियो में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अगले अंक में किसी और शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।